बात बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की। गुजरात के दाहोद में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से एक बाइक सवार गड्ढे का अंदाजा नहीं लगा सका और उसमें गिर गया। ठीक उसी वक्त वहां से एक ट्रैक्टर गुजर रहा था, जिसके पहिए के नीचे बाइक सवार आ गया। हादसे के समय बाइक पर एक महिला और एक छोटा बच्चा भी मौजूद था। हादसे में महिला और बच्चा तो बच गए, लेकिन बाइक चला रहा आदमी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे की पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रैक्टर के पिछले पहिए के नीचे आकर यह शख्स जो कि बाइक पर सवार था जख्मी हो गया। हालांकि महिला और बच्चे बच गए। देखिए बाल बाल बचे हैं, गनीमत रही इस शख्स की जान बच गई, लेकिन बुरी तरीके से यह जख्मी हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ था और जब यह बाइक सवार आ रहा था तो इसे गड्ढे का अंदाजा नहीं लगा। बाइक का बैलेंस बिगड़ा और ये ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। देखिए बैलेंस बिगड़ा बाइक का, एकदम से ये शख्स नीचे गिरता है बाइक सवार और ट्रैक्टर के पिछले पहिए की चपेट में आकर बुरी तरह से जख्मी हो गया। महिला और बच्चा, हालांकि उनको चोटें नहीं आई हैं और गनीमत ये रही कि ये शख्स भी बच गया, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इस हादसे में वो बुरी तरीके से जख्मी हुआ। ये देखिए किस तरीके से जो पहिया था उसके ऊपर से उतर गया। एक बार फिर से देखिए, गड्ढे की वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ा, ट्रैक्टर के पिछले पहिए की चपेट में आकर ये शख्स बुरी तरीके से जख्मी हो गया। हालांकि इस बाइक पर जो महिला और बच्चा मौजूद थे वो बाल बाल बच गए, लेकिन ये शख्स ट्रैक्टर की चपेट में आकर बुरी तरीके से जख्मी हो गया। गुजरात के कई हिस्से इस वक्त बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में। दाहोद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के हादसे भी लगातार बारिश के बीच, पानी के बीच सामने आ रहे हैं, जहां ये शख्स बाइक सवार जो कि ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये बाइक चला रहा था तो इसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ता है और ये गिर पड़ता है। गिरकर ट्रैक्टर की चपेट में आकर ट्रैक्टर का जो पिछला पहिया इसके ऊपर से गुजर जाता है और इस तरह ये बुरी तरीके से जख्मी हो गया। हालांकि इसके साथ पीछे भी एक बाइक सवार आप देख रहे हैं, वो बच गया और ये जो शख्स जख्मी हुआ है इसकी बाइक पर महिला और बच्चे सवार थे, बाल बाल बच गए। ये देखिए एक बार फिर से देखिए बैलेंस कैसे बिगड़ता है और ट्रैक्टर इसके ऊपर से गुजर गया। बड़ा हादसा हो सकता था, इसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन जान फिलहाल बच गई, लेकिन काफी चोटें आई हैं इस शख्स को जो इस ट्रैक्टर के पिछले पहिए की चपेट में आ गया था। तो चारों तरफ पानी पानी और पानी के बीच इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां हादसे हो रहे हैं। गुजरात में बाढ़ और बारिश ने मुसीबत और बढ़ा दी है। मौसम विभाग की अगर माने तो गुजरात के सौराष्ट्र में रेड अलर्ट घोषित किया गया है और जामनगर और राजकोट में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। जामनगर में हुई बारिश ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार बारिश होने की वजह से जामनगर और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के अलावा दक्षिण गुजरात के लिए भी चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है। लगातार रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने। बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जबरदस्त पानी भरा हुआ है, लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, लोगों के घरों तक जा पहुंचा है पानी और ऐसे में घरों से निकलना बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर घर पर भी रहते हैं तो राहत सामग्री नहीं है, ऐसे में उनकी मदद के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है उन लोगों को जो फंसे हुए हैं, यहां तक कि कुछ लोगों तक जो बाढ़ की चपेट में आकर जिन तक राहत सामग्री नहीं है उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। तो गुजरात के कई इलाके जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में और इस बीच मदद का काम। उधर गुजरात के जूनागढ़ के धेड़ इलाके में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। इलाके के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। जूनागढ़ के मानावदर और आसपास के इलाकों में हाईवे पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियों का आना जाना पूरी तरीके से बंद है। लोगों को जरूरी काम के लिए पैदल ही बाहर निकलना पड़ रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को आप देख सकते हैं, सैकड़ों लोग बाढ़ के बीच जान जोखिम में डालकर पैदल चलने को मजबूर हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस तरफ भी पानी, उस तरफ भी पानी, सड़क पर यानी हाईवे पर भी पानी, और ऐसे में जिन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है उनके पास कोई विकल्प नहीं है और वो पैदल ही चलने को मजबूर है। लेकिन जान जोखिम में डालकर सैकड़ों की संख्या में लोग
एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से न सिर्फ एक इलाका, जहां जहां पानी भरा हुआ है वहां लोग एक तरह से फंस कर रह गए हैं। जिन लोगों को जरूरी पहुंचना है कहीं पर, वो पैदल ही चलने को मजबूर है। तो गुजरात की जूनागढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धेड़ इलाका, गांव का संपर्क, कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट चुका है। मानावदर आसपास के इलाके, हाईवे पर भी पानी जमा है, गाड़ियों का आना जाना बंद है। और ऐसे में लोगों को जहां पहुंचना है बड़ी मुसीबत है उनके लिए। कुछ तो पैदल ही निकल गए हैं, लेकिन वहां पर भी खतरा बना हुआ है क्योंकि सड़कों पर भी भरा हुआ है पानी और ऐसे में वो हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके जिनको जाना है उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं, और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए अब तस्वीर आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ और पानी की वजह से बालोद जिले के कई गांव का संपर्क टूट गया, तो वहीं कई घरों के अंदर भी पानी भर गया। प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर निकलने से मना कर दिया है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश और कई इलाकों में आई बाढ़ की वजह से जिला मुख्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया, जिसमें 24 घंटे कर्मचारी तैनात किए गए हैं। तो ही हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया था सभी तहसीलदार एसडीएम को कि इस पे सतत निगरानी रखें, दौरा करें। मैं खुद भी कुछ जगह दौरे के लिए निकलूंगा जैसे भी समय मिलेगा। और अभी बालोद जिले में बाढ़ की स्थिति कहीं पर निर्मित नहीं है, और यदि कहीं पर स्थिति होगी भी तो हम अलर्ट पे हैं, और लोगों को कोई भी असुविधा होती तो उसमें उनको लाभ पहुँचाएँगे। और किसी तरह का कोई मकान का लॉस होता है या कृषि का लॉस होता है, एग्रीकल्चर क्रॉप का लॉस होता है, तो उसके प्रावधान है RBC 6-4 के अंतर्गत जो मदद हो सकती है वो हम दिलवाएंगे। बिहार के छपरा में कटाव की दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। छपरा के सबलपुर में गंगा नदी ने रौद्र रूप इख्तियार कर लिया। वहां कटाव की वजह से करीब 10 घर गंगा नदी में समा गए। अचानक कटाव बढ़ने से गांव में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। तुरंत ही आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी और साथ ही लोग अपने बचे कुचे सामानों को लेकर भागने लगे, और इसे लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। इस घटना के बाद आसपास के लोग अपने घर से सामान निकालकर दूसरी जगह लेकर भागते नजर आए। तो ये बिहार के छपरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कटाव की दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखिए किस तरीके से समाती ये घर, क्योंकि बताया जा रहा है कि 10 घर, तकरीबन 10 घर ऐसे हैं जो कि कटान की वजह से यूं ही समाते हुए दिखाई दिए। देखिए धीरे धीरे ये जो घर है वो गंगा में समा रहा है, और ऐसे 10 घर हैं, 10 संख्या बताई जा रही है जो अब तक कटान की वजह से समा चुके हैं। आतंक के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियों को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब भीड़भाड़ वाली देश की अहम जगहों पर हमले की योजना बना रहे 6 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग राज्यों से इन आतंकियों को गिरफ्तार किया। इस टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट करने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम भी सामने आ रहा है। जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया उनमें 3 की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अलावा यूपी एटीएस की भी अहम भूमिका रही। इसके अलावा मुंबई के रहने वाले एक संदिग्ध को कोटा से एक ट्रेन में सफर करते हुए किया गया गिरफ्तार, जबकि 2 की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 2 ओसामा और जिशान पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं। ओसामा और जिशान 21 अप्रैल को ओमान के रास्ते पाकिस्तान के कराची पहुंचे थे और एक गुप्त ठिकाने पर दोनों को ट्रेनिंग दी गई थी। सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर फिलहाल भेज दिया गया है। तो 6 की गिरफ्तारी हुई है, 14 दिन की पुलिस रिमांड, और अब कोशिश यही होगी कि इनके जो बाकी साथी हैं उन तक भी किसी तरीके से पहुंचा जा सके, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग इस पूरे रैकेट में शामिल हों। और अब जगह जगह छापेमारी की जा रही है, चाहे बात कानपुर की हो, वहां पर भी छापेमारी हो रही है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि जिन 2 आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई उनको पाकिस्तान भेजने में भी एक शख्स का हाथ था। अब उसको भी पुलिस तलाश रही है और इसके लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि छापेमारी कहां हो रही है इस बात को गुप्त रखा गया है सुरक्षा के मद्देनजर।
तो कहां कहां से गिरफ्तारी हुई है ये भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है अबू बकर, इसके अलावा दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है ओसामा की भी। 2 दिल्ली से गिरफ्तार हुए, 3 उत्तर प्रदेश से हुए जिसमें आमिर लखनऊ से गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें बहराइच से अबू बकर को किया गया गिरफ्तार। समीर मुंबई का रहने वाला, कोटा से गिरफ्तारी। और इस वक्त दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक बताइए अभी क्या अपडेट, कहां तक पहुंची पूछताछ और कहां छापेमारी? देखिए लगातार जो छापेमारी है कई टीमों को अलग अलग इलाकों में, जो चाहे वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज हो, इलाहाबाद हो या लखनऊ की तरफ की जो चीजें हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज है उन लोगों को तलाश करना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस, इन सबका कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि कहां कहां पर किस तरह की छापेमारी हो सकती है। अगर कोई जैसे ही इनपुट पूछताछ में निकलता है तो उसी दौरान उसको आगे पास किया जाता है और उसके बाद वहां की टीमें जो है लोकल जगह पर जाती है। अभी तक ये सामने आ पाया कि यूपी एटीएस की तरफ से 10 से 12 लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके लिंक्स खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब तक की चीजें सामने आई है उसके बाद ये तय हो चुका है कि कहीं ना कहीं से बड़ा एक नेटवर्क जो है इन लोगों के लिए तैयार किया जा रहा था। साथ ही जो अंडरवर्ल्ड की तरफ से जो स्लीपर सेल्स तैयार किए गए थे वो इस वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यही चीज है कि स्लीपर सेल के जरिए ही इनको सारी चीजें मुहैया कराई गई थी, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट हो या वहां तक टिकटिंग हो, कुछ भी करना हो वहां तक उनको आसानी से पहुंचाना उनका जिम्मा था। और यही वजह है कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए कई लोगों को यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इस वक्त डिटेन किया है और पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ आगे और बढ़ेगी और कोशिश ये की जाएगी कि जिन 6 आतंकियों को 14 दिन की रिमांड में लिया गया है उन्हें अब आगे इन जगहों पर ले जाया जा सकता है ताकि रेड उनके साथ की जा सके। शुक्रिया दीपक, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आतंकी साजिश के 6 चेहरे जिन पर आरोप है कि पाकिस्तान की शय पर उन्होंने अपने ही देश को दहलाने का प्लान तैयार किया, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी साजिश पर फेर दिया पानी। अब ये पूछताछ के लिए सुरक्षा की पुलिस के शिकंजे में है। इनमें से 2 जिशान और ओसामा जिन्होंने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने पूछताछ में कई पर्दाफाश किए हैं। तो वो 6 आतंकी जिनकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, ये 6 संदिग्ध आतंकी जिन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब इनसे लगातार पूछताछ होगी और ये पता लगाने की कोशिश होगी और कौन कौन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये प्लान पूरा कितना बड़ा था। आरोप है कि पकड़े गए 6 संदिग्धों में जिशान और ओसामा पाकिस्तान भी गए थे और उन्होंने वहां आतंकी ट्रेनिंग ली थी। सूत्रों के मुताबिक जिशान और ओसामा भारत से पहले ओमान के मस्कट गए थे और वहां पर 10 दिनों तक क्वारंटीन रहे थे और इसके बाद दोनों समंदर के रास्ते ईरान गए और फिर समंदर के रास्ते ही पाकिस्तान के कराची में दोनों ने आतंकी ट्रेनिंग ली थी। तो 2 आतंकी जिनकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई, मस्कट के बाद बताया जा रहा है कि ईरान गए और फिर ईरान से वो पाकिस्तान पहुंचे। और इस तरीके से ये साफ हो गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ और जानकारी ये भी कि इसमें अंडरवर्ल्ड की भी पूरी भूमिका रही। पाकिस्तान की आतंकी साजिश और संदिग्धों से मिले हथियार से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी एनआई की खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस को शक है कि संदिग्धों से बरामद किए गए हथियार और विस्फोटक वैसे ही हथियार हैं जो ड्रोन के जरिए भारत पाकिस्तान की सीमा पर गिराए गए थे। 9 अगस्त को भी पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से गिराए गए हथियार मिले थे, जिनमें टिफिन बम, ग्रेनेड और कारतूस शामिल थे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि ड्रोन से जो हथियार गिराए गए थे पिछले दिनों, हो सकता है कि वही उसी तरीके से इन तक भी हथियार पहुंचाए गए हों। लेकिन फिलहाल जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस को हालांकि ये शक भी है कि संदिग्धों से जो हथियार बरामद हुए हैं, जो विस्फोटक बरामद हुए हैं, वो वैसे ही हैं जो ड्रोन के जरिए भारत पाकिस्तान की सीमा पर गिराए गए थे। और आपको यह भी बता दें कि 9 अगस्त को भी पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से गिराए गए हथियार मिले थे, जिनमें टिफिन बम, ग्रेनेड और कारतूस शामिल थे। और अब इसी तरीके का शक इन सभी आतंकियों को लेकर भी है। उत्तर प्रदेश से आतंकी साजिश से जुड़ी एक और बड़ी खबर। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में एक और संदिग्ध की तलाश हो रही है, जिसके लिए यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम यूपी के अलग अलग शहरों में छापेमारी कर रही है। खबर यह भी है कि जिस संदिग्ध की तलाश हो रही है उसका ओसामा और जिशान को पाकिस्तान भेजने में अहम रोल था। इतना ही नहीं, वो जिशान का बिजनेस पार्टनर भी बताया जा रहा है।
तो एक और संदिग्ध की तलाश हो रही है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भेजने में, जिशान ओसामा को भेजने में उसी की पूरी भूमिका थी और अब उसको तलाशा जा रहा है। लेकिन किन किन जगहों पर उसको तलाशने के लिए छापेमारी हो रही है, इसको पूरी तरीके से गुप्त रखा गया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में ही उसको तलाशने की कोशिश होगी और साथ ही तलाशा उनको भी जाएगा जो 14 लोग जिनका जिक्र ओसामा और जिशान ने किया था। पूछताछ में उन्होंने बताया था कि जब उनकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग हो रही थी तो कुछ और लोग भी वहां पर मौजूद थे, जिनकी संख्या उन्होंने 14 बताई है। 14 लोग और वहां पर मौजूद थे और ओसामा और जिशान ने पूछताछ में यह भी दिल्ली पुलिस को जानकारी दी कि वो बांग्ला बोल रहे थे। तो हो सकता है कि अब पश्चिम बंगाल में भी उन लोगों को तलाशा जाए। 6 संदिग्धों में 4 को यूपी से गिरफ्तार किया गया और इसी आतंकी कनेक्शन मामले में यूपी एटीएस ने 6 और संदिग्धों को लिया हिरासत में, जिनसे पूछताछ चल रही है। की स्पेशल टीम और यूपी एटीएस ने कल यूपी से 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। किस तरह से साजिश रचने वाले थे यूपी में, ये पूरी जानकारी से बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी। सर, कल 3 लोग को अरेस्ट किया गया है यूपी से, किस तरह से ये दहशत फैलाने वाले थे और क्या नाकाम कोशिश की गई है? नहीं, हमने जो टोटल 6 लोग गिरफ्तार किए हैं और 6 लोगों में से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और लोगों से पूछताछ चल रही है। और चूंकि ये पहले से ही दिल्ली के स्पेशल सेल ने इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कर रखा है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होने के कारण ये सारे जो अभियुक्त थे और संदिग्ध लोग थे उनको हैंडओवर किया गया है। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और आईडी भी बरामद हुआ है प्रयागराज से और उन सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनसे जब पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी तो उस पूछताछ में हमारी एटीएस भी शामिल रहेगी। और एक आईएसआई कंट्रोल्ड ये मॉड्यूल था, जो टेरर मॉड्यूल था, जिसको एटीएस ने बस्ट किया। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोगों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और इस प्रकार से इनके जो नापाक इरादे थे उसको अगर आप इस तरह से माने कि हमारे यहाँ जिस तरह से वीवीआईपी विजिट्स वगैरह चल रही हैं तो उनको नापाक इरादों को हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया है और आगे भी हम इस तरह के तत्वों पे कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। देश के 3 अलग अलग शहरों से इन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के कोटा से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, जबकि दिल्ली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक उत्तर प्रदेश का है। यूपी के 3 अलग अलग जगहों से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अब लगातार इनसे पूछताछ हो रही है। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर इनको भेजा गया है, जहां पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि इनसे एक जानकारी को जुटाया जा सके। हालांकि अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, इन्होंने कबूल किया है 2 आतंकी जिनकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई थी, उन्होंने कबूल किया है कि हां, पाकिस्तान ने उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको पूरी तरीके से ट्रेन किया गया था और ये कहा गया था कि वो टारगेट अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, यानी जहां चाहें वहां पर आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। पूरा प्लान था, लेकिन इन 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उस पूरे प्लान पर पानी फिर गया। और इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से भी इस आतंकी मॉड्यूल का कनेक्शन सामने आ रहा है। न्यूज 18 के रोहित सिंह की खबर के मुताबिक इस मामले में यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रतापगढ़ के रहने वाले इम्तियाज उर्फ कल्लू को हिरासत में लिया है। यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि रायबरेली से गिरफ्तार मूलचंद का ननिहाल इम्तियाज के घर के बगल में है और इसकी वजह से दोनों की दोस्ती भी थी। आरोप यह है कि इम्तियाज भी आतंकी गतिविधि में शामिल था और उसके अंडरवर्ल्ड से भी संबंध हैं। हालांकि घरवालों ने इम्तियाज पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सीधा साधा और यहाँ यही लॉकडाउन के वजह से बम्बई में रहता था, अपना यही सिलाई का काम करते थे, अपने बच्चों को पालते थे, हमारा भी। और लॉकडाउन की वजह से चले आए यहाँ, मछली पाला, अपना बकरी बकरा मुर्गी इसी सब में बिजी हैं और ना किसी गैर आदमी से मिलना, ना कोई गलत आदमी यहाँ आया, ना मुझे कोई जानकारी इसकी। नहीं, वो दोषी कहीं नहीं है, कभी कुछ किए नहीं है। हाँ, हमारे गांव से भी पूछ लो। क्या करते थे? और वो पहले बम्बई में थे, अब यही लॉकडाउन के वजह से गांव में आ गए। तो यही 4 मुर्गी मुर्गा यही सब रख के और यही तालाब
खुदा के मछली अब की नया नया यही 2 महीना हो गया पाल ले। यूपी एटीएस ने लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ समेत कई जगह जो है छापेमारी की है और प्रतापगढ़ के महेशगंज के डिहुआ जलालपुर गांव में इम्तियाज़ नामक व्यक्ति को जो है हिरासत में लिया है। हम इम्तियाज़ के घर पे ही मौजूद हैं और इनके परिजन जो है आप तस्वीरों में साफ तौर देख सकते हैं कि ये बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत किया गया तो इनका साफ तौर पे कहना था कि इम्तियाज़ जो है वो कहीं ना कहीं जो है निर्दोष है। वो बम्बई में रह के सिलाई का काम करता था और कोरोना काल में वो प्रतापगढ़ आ गया और यहीं पे मछली और मुर्गी का व्यवसाय भी करने लगा था। वहीं इनके परिजनों द्वारा ये भी बताया गया कि रायबरेली के अकड़िया गाँव में मूलचंद उर्फ साजू नामक व्यक्ति को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो साजू का ननिहाल जो है वो यहीं हुआ करता था। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये सीधे जो आपको कच्चा मकान जो है दिखाई पड़ रहा है ये साजू का है, क्योंकि इम्तियाज़ और साजू का घर जो है बगल बगल हुआ करता था। तो साजू जब भी यहाँ पर आया करता था वो इम्तियाज़ के साथ। The government has approved production link incentive scheme for auto industry, auto component industry, drone industry to enhance India's manufacturing capabilities. और इस योजना में कुल मिलाकर 26,058 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएलआई स्कीम जो हमारी ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए है, इसके कुल मिलाकर 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपए का प्रावधान रहेगा और ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना से देश में एडवांस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी निर्माण करने में बल मिलेगा और इन क्षेत्रों में चैंपियन इंडस्ट्रीज को विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। अनुमान है कि 5 वर्षों में लगभग 47,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। इसके अलावा भी जैसा मैंने कहा कि इंसेंटिव 26,058 करोड़ रुपए के अगले 5 वर्षों तक रहेंगे। इससे जहां एक और नई इन्वेस्टमेंट आएगी तो दूसरी और ये भी कहना चाहता हूं कि जो पहले की हमने पीएलआई मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स को देखें, पीएलआई स्कीम्स को देखें, उसमें मोबाइल फोन्स पर, मेडिकल डिवाइसेस पर, एपीआई पर, इनको पहले 2020 में अनुमोदित किया गया था और उसके उपरांत 2020 के बाद 10 और चयनित सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स को इन प्रिंसिपल मंजूरी दी गई थी। इनमें से 9 विस्तृत पीएलआई स्कीम्स को अनुमोदित अब तक किया जा चुका है और 10वीं आज आप सबके सामने मैंने उसका उल्लेख किया है। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो देश की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में इसका लगभग 35% योगदान है। ये रोजगार सृजन में अग्रणी है और अगर हम ग्लोबल ऑटोमोटिव ट्रेड की बात करें तो भारत का हिस्सा अगर वहां पर 2% है तो उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज की मांग और भविष्य की मांग को भी पूरा किया जाए, उस दृष्टि से स्थानीय बाजार के लिए भी इसको पीएलआई स्कीम को लाया गया है ताकि हमारी इंडस्ट्री को उससे बल मिल सके। इस परिप्रेक्ष्य में पीएलआई स्कीम में जो एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को इंसेंटिव किया जाना जो इसमें प्रस्तावित है वो इसलिए भी है कि भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बन सके और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में है उसका भी हम उपयोग कर सकें। आज जितने ऑटो कंपोनेंट विदेश से आते भी हैं उसका भी निर्माण देश में हो। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल देने की जब हम बात करते हैं तो उसमें इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अगर हम व्हीकल एक्सपोर्ट की बात करें तो $12 बिलियन का व्हीकल एक्सपोर्ट हम आज की डेट में करते हैं। कंपोनेंट एक्सपोर्ट हम $15 बिलियन का करते हैं, लेकिन कंपोनेंट इंपोर्ट जो है $17 बिलियन का करते हैं।
तो $17 बिलियन के कंपोनेंट इंपोर्ट को कम करने के लिए उस दिशा में भी ये कदम होंगे। और कहीं ना कहीं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग यहां बढ़ती है, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे और क्षेत्रों को भी बल मिलता है। वर्तमान में ऑटोमोटिव कंपनियों का या इस क्षेत्र में आने वाले इन्वेस्टर्स दोनों ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे और ऐसी ऑटोमोटिव कंपनियां ही इसका लाभ लेने की पात्र होंगी। आणि हा माणूस त्याचे जुने कॉन्टॅक्ट होते डी कंपनीशी, ते फार जुने होते, जवळजवळ 20 वर्ष आधीचे संबंध होते। सध्या त्याची काय परिस्थिती बरोबर नव्हती, आर्थिक परिस्थिती, आणि तो धारावीमध्ये राहायचे झोपडपट्टीमध्ये। 9 तारखेला त्याने असा 13 तारखेला जायचे आहे असा प्रोग्राम त्याने एक ट्रॅव्हल एजंटला विनंती केली की मला 13 तारीखचं तिकीट द्या। तर तिकीट उपलब्ध नसून त्याने तात्काळमध्ये तिकीट घेतला। तात्काळमध्ये सुद्धा वेटिंगमध्ये मिळाला, परंतु 13 तारखेला संध्याकाळीपर्यंत त्याचं तिकीट कन्फर्म झाला आणि ते स्लीपर क्लासमध्ये आता S6 बोगीमध्ये होता, बर्थ नंबर 2 त्याचे होता। आणि तिथे ज्यावेळी ट्रेन कोटा पोहोचली राजस्थानमध्ये, तेव्हा त्याने दिल्ली पोलिसांनी अटक केला आणि त्याने का अटक केला, त्याच्या हातात त्याच्याजवळ काय हथियार वगैरे मिळाले नाही, परंतु नेमकी काय इन्फॉर्मेशन होती आणि काय हे कट आहे, काय षडयंत्र आहे, ते सगळं तपासचा भाग आहे, तपास चालू आहे। आणि आपली ATSची एक टीम आता संध्याकाळी दिल्लीकडे रवाना होत आहे। I'll repeat it in English. Yes, please. Okay. So, as you are aware, on yesterday, Delhi police had a press conference in which they explained that 6 accused have been arrested in a terrorist case. One of the accused is from Maharashtra. He is a resident of Dharavi, Mumbai. He boarded the train on 13th. He was apprehended by Delhi police when the train reached Kota. Now, this fellow has got some old connections with the D company. That is about 20 years back, and he was on our radar, like so many other people. I don't want to give the details. He decided to go to Delhi 9th. He was trying to get reservation. He did not get reservation. He booked a ticket in Tatkal. He got a waiting list number, but it was confirmed by the evening, and he boarded the train. When he boarded this Golden Express train, he was alone. He had some luggage, but there was no weapons, there were no explosives. And when the train reached Kota, he was apprehended by Delhi police. At the time of his arrest, there were no weapons or there were no explosives. What exactly the information is with them, what is the case, what is the conspiracy, that is with the Delhi police to tell us. We are in touch with the senior officers of Delhi police. Our team is going this evening and we will go and interrogate Jan Mohammed and try to find out. कंपनी के साथ साफ तौर पे ये हैंडलर था या ये किस तरह का लॉजिस्टिक्स किस तरह के इसका रोल रहा है? डी कंपनी का अभी नेटवर्क कैसा है? अंडरवर्ल्ड और टेररिज्म की तरफ फिर से दिखाई दे रहा है सर। आपकी जांच में क्या बात आई है? नहीं, अंडरवर्ल्ड का क्या आज की तारीख में कितना होल्ड है हम सबको पता है, लगभग 0 के बराबर है। ATS is fully in control and we have got free hand from Home Minister and Chief Minister to do anything and everything that is required to take action against the terrorists. So there is absolutely nothing to say that कि अंडरवर्ल्ड का कोई कंट्रोल है। It is just that कि this case started from Delhi और दिल्ली से अभी इसको मुंबई तक आता डेवलप होता उससे पहले ही हैज बीन अरेस्टेड। सो वी हैव नथिंग टू से एट द मोमेंट एक्सेप्ट दैट व्हाटएवर दिल्ली पुलिस हैज टोल्ड अस।
पहला सवाल है क्या क्यों मेरा 20 साल पहले 20 साल पहले रूल था। मैं समझ जानना चाह रहे हैं उसका रूल क्या था, उसका क्या किरदार क्या था? नहीं, I cannot give you all the details. What was the case? You are saying 20-year-old case. What was the case? वो जो केस था वो केस 20 साल पुराना केस है, मुंबई पुलिस का केस है और वो केस पायधनी का है, पायधनी पुलिस स्टेशन का केस है। इसमें यही था कि जो ही वॉज वर्किंग एज ए हेंचमैन, जो डायरेक्शंस थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आते थे 20 साल पहले, और तब इसने एक जगह एक फायरिंग का केस था, एक तोड़ फोड़ का केस था इसके ऊपर, और जो बाकी चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज विद अस। सर इस केस में जान मोहम्मद निकले होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे या अदर कोई होंगे, एटीएस ने किसकी इंक्वायरी की, किसको हिरासत में लिया है, किसको अरेस्ट किया, कुछ जानकारी? नहीं, हमारे पास केस नहीं है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया है या दिल्ली को अलर्ट किया? केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया, एटीएस मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया, बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से हो रहा था, तो सारा काम दिल्ली पुलिस का था। आरोप लगाया जा रहा है कि पता नहीं चल पाया मुंबई पुलिस को कि वो लेके चले गए जान मोहम्मद को, और मुंबई को कुछ पता नहीं चल पाया मुंबई पुलिस को। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? पे राजनीतिक आरोप भी लगे। ये एटीएस का फेलियर ऐसा बोला जा रहा है और एटीएस से पहले गृहमंत्री ने पीसी किया, एक सिटीजन है, एक आदमी है जो आरोपी है, जो धारावी का रहने वाला है, वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करता है। ही हैज अ टिकट फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू निजामुद्दीन। जब वो ट्रेन कोटा पहुंचती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं। हाउ इज इट अ फेलियर ऑफ एटीएस? आई डोंट अंडरस्टैंड। सर एज यू सेड, एक मिनट सर, एज यू सेड, एक मिनट पूछिए सर, एज यू सेड ही वाज ऑन आवर रडार। Sir, how did you miss out on this information? There are 1,000 people on our radar. So, but sir, you have no clue about this guy. इसमें कुछ अभी क्या हुआ क्या है, कुछ बरामदगी नहीं He was on your radar, this what? Yes, sir. जिसका भी पुराना रिकॉर्ड होता है वो हमारे रेडार पर रहते हैं। लेकिन सर कुछ तो सर 20 साल पहले का आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ उसको कोई क्राइम का पहले 20 साल में नहीं आया जो पायधनी का केस बता रहे हैं, बीते 20 साल में उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा है, ऐसा आप कहना? ऐसा नहीं है, लेकिन एज फार एज लीगल केस इज कंसर्न देयर इज नो लीगल केस एक्सेप्ट वन केस जो शायद 2010 में उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का हुआ था। एक दो एनसी के केसेस हैं, उनका संबंध इससे नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा केस है, एनसी का दूसरा केस है। ही वॉज ऑन आवर रेडार मीन्स देयर आर सो मेनी पीपल ऑन आवर रेडार। सर ये फायरिंग का केस कब का है और कब इसका? वी विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ दैट। जो भी लिंक होगा वो दिल्ली पुलिस बता पाएगी आपको। सर एक जो चीज आप कह रहे थे डी गैंग से इसके लिंक रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी चोरी या इस तरह उसके मामले रहे, तो डी गैंग से कनेक्शन कैसे जोड़ा आपने, आपको कैसे पता डी गैंग से लिंक है? जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है वो हमेशा गुनाह के तौर पे हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं, कि हमेशा गुनाह बनता भी नहीं है। इंफॉर्मेशन रहती है, इंटेलिजेंस रहता है, उस इंटेलिजेंस में जितने भी लोग रहते हैं उन पे इंटरसेप्शन भी होता है, उन पे वॉच भी रखी जाती है। 50 हमारे पास टूल्स हैं, मेथड्स हैं, सिस्टम है। आई कैन डिस्क्लोज एवरीथिंग टू यू। कुछ बात हुई आपकी इस बारे में, मुंबई में कौन कौन सी जगह टारगेट पड़ती, क्या देखी की गई थी, कुछ मेरी 2 दिन से दिल्ली पुलिस से बात हो रही है। श्री नीरज ठाकुर स्पेशल सीपी हैं, उनसे मेरी बात आज भी 3-4 बार हो चुकी है, कल भी 3-4 बार हुई, और उनके कोऑर्डिनेशन के बाद ही हमारी टीम आज जाएगी। तो मुंबई में कुछ देखी की गई थी?